नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब फाइनली यूपी के जिन 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर हर किसी की धड़कनें तेज थी, वहां मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। इस उपचुनाव में किसी भी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जनता के बीच जा जाकर आखिरी वक्त तक जमकर रैलियां और जनसभाएं की। लेकिन वोटिंग से पहले इन जनसभाओं और रैलियों में से ही एक रैली ऐसी भी थी जहां भाषण के दौरान फिलिस्तीन का नाम मंच से खूब जोर शोर से लिया गया और फिलिस्तीन का ही एग्जाम्पल देते हुए बकायदा जमहूरियत को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई। और ऐसा करने वाले थे नन अदर दैन एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिसके बाद से सियासी गलियारों में उनका संसद में शपथ लेने के दौरान फिलिस्तीनी नारे लगाने वाली तस्वीरों की भी एक बार फिर खूब चर्चा हो रही है। पहले एक सीट पर चुनाव टला, फिर बाकी सीटों पर चुनाव की तारीख टली और अब आखिरकार यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की घड़ी भी बस आने ही वाली है। लेकिन अभी तक यूपी में सियासी भूचाल थमा नहीं है। प्रचार के आखिरी दिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर जिस तरह ताबड़तोड़ रैलियां तमाम दिग्गजों ने की, उससे माहौल बिल्कुल विधानसभा और लोकसभा चुनाव जैसा लग रहा था। और हो भी क्यों ना, ये उपचुनाव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले के सेमीफाइनल मैच की तरह जो देखा जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों के लिए ये उपचुनाव नाक का सवाल बन गया, जिसके चलते बीजेपी की तरफ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, तो वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव से लेकर बाकी सभी तमाम बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने खुद प्रचार के लिए मैदान में उतरकर पूरी जान लगा दी। और इन्हीं सबके बीच एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी में प्रचार के दौरान दिए एक भाषण से नया सियासी बवाल छेड़ दिया। इस दौरान न सिर्फ ओवैसी ने फिलिस्तीन को याद किया, बल्कि अपने कट्टर पॉलिटिकल एनिमी अखिलेश यादव को भी मन भर कोसा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर सीट पर अपने प्रत्याशी अरशद राणा के समर्थन में जनसभा संबोधित करते हुए मुजफ्फरनगर दंगे के जख्मों को कुरेदकर फिर से हरा कर दिया। ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। पीड़ित के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय वो सैफई में उत्सव देख रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि 2013 के मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे तब अखिलेश यादव सैफई में उत्सव देख रहे थे। दंगे से 50,000 मुसलमान अपने घरों से बेघर हो गए थे। हमारी मां बहनों पर ज्यादती की गई थी और राहत शिविरों पर बुलडोजर चला था, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं दिला सके। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव नतीजे को देखकर हिम्मत हारने वाले लोग हम नहीं हैं। हमारे हौसले हमेशा बुलंद रहेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है। लोकतंत्र में डरकर वोट मत कीजिए और जंग से पहले नतीजे पर मत पहुंचिए। बीजेपी को रोकना है, लेकिन उसे रोकने के चलते अपने आप को मत खत्म कीजिए। यही नहीं, मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करने के साथ ही ओवैसी फिलिस्तीनियों की मिसाल देकर मुस्लिमों को लामबंद करने की कोशिश करते यहां नजर आए। ओवैसी ने मीरापुर की आवाम को फिलिस्तीन का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि एक मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। 70 साल से फिलिस्तीनी गाजा में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं। 40,000 अब तक मर गए और 12 लाख बेघर हो गए, लेकिन उनके हौसलों को देखो, वो डर नहीं रहे, वो मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जालिम मुल्क है और वो जालिम मुल्क गाजा में जुल्म ढा रहा है, लेकिन वो गाजा में लड़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने वक्फ बिल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संसद में वक्फ बिल कानून पेश किया गया है। हमारी पार्टी के कम से कम 3 संसद सदस्य होते तो क्या मोदी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचते? वक्फ बिल से हमारी मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान की जमीनें हड़पने की साजिश है। अब ओवैसी के फिलिस्तीन वाले बयान की अगर बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब फिलिस्तीन के लिए ओवैसी ने इस तरह समर्थन भरे शब्द कहे हों। इससे कुछ हफ्ते पहले तेलंगाना के निजामाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था कि मोदी जी, आप नेतन्याहू को समझाओ और ये युद्ध रुकवाओ, सीज फायर करवाओ। वहां 15 लाख फिलिस्तीनी लोग घर से बेघर हो गए, इसके बावजूद उनका हौसला टूटा नहीं है, क्योंकि उस सरजमी पर बसने वाले मौत से डरते नहीं हैं। यही नहीं, इससे पहले ओवैसी ने सांसद पद की शपथ लेने के दौरान भी जय भीम, जय तेलंगाना और बाद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। वहीं ओवैसी के जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद सदन में बीजेपी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया था। यहां तक कि देश के कई हिस्सों में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए थे और ओवैसी की संसद सदस्यता खत्म करने की भी मांग तेज हो गई थी।
वहीं दूसरी तरफ बात वापस यूपी उपचुनाव की करें तो यहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होने वाले सीधे मुकाबले को ओवैसी ने कहीं ना कहीं त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। इसके लिए जिस तरह 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के जख्मों को कुरेद कर यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि जिन दलों को मुसलमान सेक्युलर समझकर अपना खैरख्वाह मानते हैं वो संकट के वक्त आपके साथ नहीं खड़े होने वाले। हालांकि ओवैसी जिस तरह मुजफ्फरनगर और फिलिस्तीन का उदाहरण देकर मुस्लिम वोटर्स को लामबंद करते नजर आए, उसके चलते माना जा रहा है कि सपा के लिए सियासी चुनौती खड़ी हो सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिमी यूपी की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, जिसमें उनका मुख्य फोकस 2 सीटों पर है। कुंदरकी में मोहम्मद वारिस और मीरापुर में अरशद राणा को ओवैसी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी यूपी की इन दोनों मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि जिस तरह का सियासी दांव उन्होंने खेला है उसके चलते सबसे ज्यादा टेंशन इस वक्त अखिलेश यादव की बढ़ी हुई है। जिस सीट के लिए प्रचार करते वक्त ओवैसी ने ये सारे भाषण दिए, उस मीरापुर विधानसभा सीट से 2022 में सपा के समर्थन से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक चुने गए थे, लेकिन बिजनौर सीट से सांसद बन जाने के बाद इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। आरएलडी ने अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। वहीं मीरापुर सीट से जयंत चौधरी ने मिथिलेश पाल को उतारा है, तो सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को अपना प्रत्याशी बनाया है और बीएसपी ने शाह नजर पर दाव लगाया है। ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने जाहिद हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है और ओवैसी ने भी अरशद राणा को उतार दिया है। यानी कि मीरापुर सीट पर आरएलडी को छोड़कर बाकी सभी दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखे हैं, जिसके चलते मुकाबला काफी रोचक देखा जा रहा है। वहीं कुंदरकी विधानसभा सीट से 2022 में सपा के जियाउर रहमान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में संभल सीट से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। कुंदरकी सीट पर सपा से पूर्व विधायक हाजी रिजवान चुनाव लड़ रहे हैं, तो बसपा ने रफतुल्ला उर्फ छिद्दा, ओवैसी की एआईएमआईएम से मोहम्मद वारिस और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से हाजी चांद बाबू मैदान में है। इस सीट पर भी बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव खेला है। बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा है, जो मुस्लिम वोटों पर फोकस कर रखे हैं। ऐसे में सभी दलों की निगाहें फिलहाल मुस्लिम वोटर्स पर टिकी हुई है। हालांकि अब सवाल है कि क्या इन दोनों सीटों पर मुस्लिम वोट्स में बिखराव दिख सकता है। देखा जाए तो मीरापुर और कुंदरकी जैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर सभी विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी पर ही दांव खेला है, जिसके चलते मुस्लिम वोटों के बिखराव की संभावना बढ़ गई है। मीरापुर सीट पर करीब 35% मुस्लिम वोटर्स हैं, तो कुंदरकी में 62% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। इस तरह से दोनों ही सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। लेकिन जिस तरह सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम ही उम्मीदवारों को उतार दिया है, उसके चलते बीजेपी और आरएलडी की बाछें खिल गई हैं। हालांकि यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर यह स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की थी। बसपा और दूसरी पार्टियों के मुस्लिम कैंडिडेट्स को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन नतीजों पर गौर करें तो उपचुनाव में मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न अलग ही देखने को मिलता रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर सीट पर कांग्रेस से आए नेता को प्रत्याशी बनाया है, तो कुंदरकी में प्रभावी चेहरे पर दांव खेला है। वहीं कुंदरकी सीट पर ओवैसी की पार्टी का अपना सियासी आधार भी रहा है। इन दोनों ही सीटों पर सपा का सियासी आधार पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर टिका हुआ है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर यादव वोटर एकदम नहीं है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ओवैसी ने जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं और मुस्लिम वोटर्स को साधने का दांव चला है, उससे सपा का सियासी समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा है। ओवैसी से लेकर सपा और चंद्रशेखर आजाद तक मुस्लिम वोटों को ही साधने में लगे हैं, तो बीजेपी और आरएलडी की नजर बहुसंख्यक समाज के वोट पर टिकी है। ऐसे में देखना होगा कि ओवैसी की सियासी चक्रव्यूह को अखिलेश यादव कैसे तोड़ पाते हैं, और साथ ही ओवैसी के फिलिस्तीन को लेकर दिए इस बयान पर यूपी की सियासत में क्या नया तूफान देखने को मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।